अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमजद उमर रांझा ऑस्मो रेगुलेशन के तीसरे लेक्चर के साथ। पहला लेक्चर हमने ऑस्मो रेगुलेशन का तारुफ देखा था, दूसरे लेक्चर में ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स और आज के टॉपिक में हम देखेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनिमल्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन फुल डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि एनिमल्स ऑस्मो रेगुलेशन के लिहाज से दो तरह के होते हैं, ऑस्मो कन्फार्मर्स होते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं। फिर हम एनिमल्स की मुख्तलिफ क्लासेस जैसे कि मैरीन एनवायरनमेंट में रहने वाले, फ्रेश वाटर में रहने वाले और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन को वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इस दौरान में बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को भी हम सीखेंगे। हम जा रहे हैं टॉपिक की तरफ जिसका नाम है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। जैसे कि हम पिछले दो लेक्चर्स में ये डिस्कस कर चुके हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है रेगुलेशन ऑफ सोल्यूट्स एंड गेन एंड लॉस ऑफ वाटर, या रेगुलेशन और मेंटेनेंस ऑफ सोल्यूट्स एंड वाटर इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स को ऑस्मो रेगुलेशन के लिहाज से एनिमल्स ज़्यादा या एनिमल्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन ज़्यादा क्रिटिकल यानी मोर क्रिटिकल दरकार होती है। इसकी क्या रीज़न है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑस्मो रेगुलेशन एनिमल्स के अंदर, इसको बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एनिमल सेल्स के बाहर सेल वाल नहीं होती है। सेल वाल ना होने की वजह से एनिमल सेल ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, एंट्री ऑफ वाटर की वजह से बर्स्ट कर सकते हैं, एग्जिट ऑफ वाटर की वजह से श्रिंक कर सकते हैं, यानी सेल वाल जो उनको सपोर्ट दे वो नहीं होती। इसलिए एनिमल्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन एक ज़्यादा क्रिटिकल फिनोमेना है। एनिमल्स ऑस्मो रेगुलेशन के लिहाज से दो तरह के हो सकते हैं, या मैं कह सकता हूँ कि एनिमल्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन के लिए दो अप्रोचेज़ होती हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑस्मो कन्फार्मेशन। एनिमल्स जिनमें ऑस्मो कन्फार्मेशन होती है उनको ऑस्मो कन्फार्मर्स कहते हैं, और दूसरी किस्म के एनिमल्स हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। हम इनका ज़रा एक डिफरेंस देख लेंगे, ऑस्मो रेगुलेटर्स और ऑस्मो कन्फार्मर्स क्या होते हैं। देखिए, ऑस्मो कन्फार्मर्स लफ्ज़ का मतलब है दे कन्फार्म द ऑस्मोटिक स्टेट ऑफ दियर एनवायरनमेंट। कन्फार्म का मतलब होता है तश्कील देना, शक्ल देना, बना लेना। ये वही ऑस्मोटिक स्टेट या ऑस्मोटिक कंडीशंस रखते हैं जो इनके एनवायरनमेंट की होती है, यानी दे कन्फार्म द ऑस्मोटिक स्टेट्स ऑफ दियर एनवायरनमेंट। तो मैं कहूँगा दे आर आइसोटोनिक विद दियर एनवायरनमेंट। ये अपने एनवायरनमेंट के साथ आइसोटोनिक होते हैं। ये वही सोल्यूट कंसंट्रेशन, वाटर कंसंट्रेशन रखते हैं जो इनके एनवायरनमेंट की होती है, यानी एनवायरनमेंट की और इन सेल के अंदर की जो सोल्यूट और वाटर कंसंट्रेशन है वो सेम रहती है। ये एक्टिवली रेगुलेट नहीं करते, डू नॉट रेगुलेट एक्टिवली द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द सेल। मींस ये सोल्यूट्स को, वाटर को ऑस्मोटिकली मेंटेन नहीं करते। इसके लिए ये कोई एनर्जी एक्सपेंड नहीं करते, इसके लिए ये कोई एनर्जी एक्सपेंड नहीं करते। इसीलिए इनकी डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी नैरो होती है। डिस्ट्रीब्यूशन इनकी बड़ी नैरो होती है। क्या मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नैरो होती है? ये सिर्फ उन एनवायरनमेंट्स के अंदर पाए जाएंगे जहाँ पर ऑस्मोटिक कंडीशंस इनकी रिक्वायरमेंट के ऐन मुताबिक होंगी। अगर उससे हायर हैं यानी हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है या हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है तो उसके अंदर ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसलिए इनकी डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी नैरो होती है। और अगर मैं एवोल्यूशन के लिहाज से बात करूँ तो ये लेस इवॉल्व्ड, लेस एडवांस एनिमल्स हैं। हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें हम एग्जांपल्स दे सकते हैं ऑस्मो कन्फार्मर्स के। ऑल मैरीन इनवर्टिब्रेट्स, समंदर के अंदर पाए जाने वाले जो इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, वो तमाम के तमाम ऑस्मो कन्फार्मर्स हैं। और जो वर्टिब्रेट्स हैं इनमें भी एक एग्जांपल है ऑस्मो कन्फार्मर्स की, हैग फिश। हैग फिश एक वर्टिब्रेट है लेकिन ये ऑस्मो रेगुलेशन के लिहाज से ऑस्मो कन्फार्मर होती है। ये अपने ऑस्मोटिक कंडीशंस को बरकरार नहीं रखती। हम दूसरी तरफ चलते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। अब नाम से ज़ाहिर है दे मेंटेन दियर ऑस्मोटिक स्टेट, दे रेगुलेट दियर ऑस्मोटिक स्टेट। तो ये इनका जो एनवायरनमेंट है वो इनसे हाइपो या हाइपरटोनिक हो सकता है सेल की बानिस्बत
इनका एनवायरनमेंट हाइपो या हाइपरटोनिक हो सकता है। इनका जो एनवायरनमेंट है वो सेल की इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट से डिफरेंट होता है। इनका सेम होता है लेकिन इनका डिफरेंट होता है। क्यों? और ये करते क्या हैं? ये रेगुलेट करते हैं अपनी ऑस्मोटिक कंडीशंस को। कैसे रेगुलेट करते हैं? एक्टिवली रेगुलेट करते हैं। एक्टिवली रेगुलेट का मतलब क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से ये अपने सेल के अंदर ऑस्मोटिक कंडीशंस को बरकरार रखते हैं। एनर्जी एक्सपेंड करके ये अपने सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा सोल्यूट्स हैं या एक्स्ट्रा वाटर है उसको रिमूव कर देते हैं और इस तरीके से ये रेगुलेट करते हैं। चूँकि ये ऑस्मोटिक स्टेट को रेगुलेट कर सकते हैं इसलिए इनकी डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी वाइड होती है। ये वाइड डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं। ये हर तरह के एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये हर तरह के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि ये उसकी ऑस्मोटिक कंडीशंस को खुद मेंटेन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इनके अंदर सिस्टम्स होते हैं उसको मेंटेन करने के। और अगर मैं एवोल्यूशन के हवाले से बात करूँ तो ये मोर इवाल्व्ड या एडवांस एनिमल्स है। ये ऑस्मो कन्फार्मर्स की निस्बत ज़्यादा एडवांस है। इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो तमाम एम्फिबियंस जो हैं वो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं। तमाम रेप्टाइल्स ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं। तमाम बर्ड्स ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं। तमाम मैमल्स भी ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं। तो ये बहुत सारी एग्जांपल्स दी जा सकती मैंने एनिमल्स के मेजर ग्रुप्स का नाम ले दिया, जैसा कि एम्फिबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ये सारे ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन वाइड होती है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन ऑस्मो कन्फार्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। अब हम देखेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के डिफरेंट एनवायरनमेंट हो सकते हैं। एनिमल्स 3 तरह के एनवायरनमेंट्स के अंदर पाए जाते हैं। एनिमल्स मैरीन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, एनिमल फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, एनिमल्स टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब ज़मीनी या लैंड एनिमल, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। एनिमल ज़मीन के ऊपर भी पाए जाते हैं। तो इन तीनों तरह के एनवायरनमेंट्स में हैबिटेट्स के अंदर रहते हुए एनिमल्स ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करते हैं हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन एनवायरनमेंट। हम ऊपर वाली हेडिंग को यूज़ कर रहे हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन एनवायरनमेंट। मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर अब मैरीन एनवायरनमेंट में 2 तरह की फ़िशेज़ हैं। एक कार्टिलेजनस फ़िशेज़ हैं और दूसरी बोनी फ़िशेज़ हैं। इनको हम अलग अलग देखेंगे। अलग अलग देखने के रीज़न मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन कार्टिलेजनस फ़िशेज़। मैरीन कार्टिलेजनस फ़िशेज़। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लें कि मैरीन एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक होता है। मैरीन एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक होता है। हाइपरटोनिक मीन कि सेल की बनिस्बत जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन, साल्ट कंसंट्रेशन बेतहाशा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो एनिमल्स को ख़तरा क्या दरपेश है? उनका जो बॉडी वाटर है वो डिफ्यूजन के अमल से रिमूव हो जाएगा और साल्ट कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर बढ़ जाएगी। ये उनको चैलेंज दरपेश है। तो हम देखेंगे कि मैरीन कार्टिलेजनस फिशेज़ जो है जिनका स्केलेटन कार्टिलेज का होता है, कहा जाता है कि ये कार्टिलेजनस फिशेज़ जैसा कि शार्क्स हैं, रेज हैं, स्केट्स हैं, बेसिकली ये मैरीन फिशेज़ हैं। जो बोनी फिशेज़ हैं ये फ्रेश वाटर एंसेस्टर्स थे इनके और ये वहाँ से माइग्रेट करके मैरीन वाटर के अंदर गई हैं। बेसिकली जो मैरीन फिशेज़ हैं वो कार्टिलेजनस फिशेज़ हैं। तो हम देखते हैं कि मैरीन कार्टिलेजनस फिशेज़ के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन किस तरीके से होती है। सबसे पहली बात, इनके अंदर किडनीज़ हो सकते हैं। फिशेज़ के अंदर किडनीज़ होते हैं। किडनीज़ जो हैं वो कंसनट्रेटेड यूरिन पैदा करते हैं। कंसनट्रेटेड यूरिन जब पैदा करते हैं तो उस कंसनट्रेटेड यूरिन के अंदर साल्ट्स डिज़ाल्व हैं, पानी की कम मिकदार, साल्ट्स की ज़्यादा मिकदार, तो उसको हम कहेंगे कंसनट्रेटेड यूरिन। किडनीज़ ने कंसनट्रेटेड यूरिन पैदा करके बॉडी से रिमूव कर दिया। दूसरी चीज़, इनके अंदर गिल्स होते हैं और गिल्स के अंदर साल्ट ग्लैंड्स होते हैं। वो ग्लैंड्स जो साल्ट्स को रिमूव करते हैं, यानी कार्टिलेजनस मैरीन फिशेज़ में गिल्स के अंदर साल्ट ग्लैंड हैं जो साल्ट को रिमूव करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अमल से, एनर्जी एक्सपेंड करके। अगरचे बाहर साल्ट कंसंट्रेशन हाई है फिर भी एक कंसंट्रेटेड सेक्रीशन पैदा करके ग्लैंड्स उसको सेक्रीट करते हैं। यहाँ पे एक बात क्लियर कर लें, ग्लैंड का मतलब होता है एनी टिश्यू और ऑर्गन विच सेक्रीट समथिंग, जो कोई रतूबत पैदा करे उसको ग्लैंड कहते हैं। तीसरी चीज़
तीसरी इनमें एडेप्टेशन जो है, इनमें रेक्टल ग्लैंड्स होते हैं, ये एनस या एनल रीजन के करीब होते हैं रेक्टल ग्लैंड्स। ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस से कंसंट्रेटेड सेक्रीशन बनाकर जो एक्स्ट्रा साल्ट्स हैं, जो एक्सेस साल्ट्स हैं बॉडी के अंदर, उसको रिमूव कर देते हैं। एक तीसरा जो इनके पास, एक चौथे किस्म की जो इनके पास एडेप्टेशन है, वो ये अपनी बॉडी के अंदर यूरिया को स्टोर कर लेते हैं। यूरिया को स्टोर करने से क्या होगा, बाहर भी सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जब ब्लड के अंदर यूरिया ज़्यादा होगा तो वो भी सोल्यूट कंसंट्रेशन, यानी यूरिया भी एक सोल्यूट है, वाटर के अंदर सॉल्युबल है, तो एक तरह की जो साल्ट कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट डिफरेंस है वो मेंटेन हो जाएगा तो यूरिया को। लेकिन यूरिया चूँकि बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में स्टोर नहीं किया जा सकता, टॉक्सिक होता है, ख़तरनाक होता है, तो ये इसकी एक और तरह का साल्ट है जिसको ट्राई मिथाइल एमाइन ऑक्साइड कहते हैं। ये यूरिया की निस्बत कम टॉक्सिक है, ये इसको स्टोर करके ये अपनी हाइपरटोनिक कंडीशंस को हाइपरटोनिक कंडीशंस को ये इस तरीके से टैकल करते हैं, ये इस तरीके से हैंडल करते हैं। ये तो थी मैरीन कार्टिलेजिनस फिशेस। अब हम देखेंगे मैरीन बोनी फिशेस। जो मैरीन बोनी फिशेस हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि बोनी फिशेस बेसिकली फ्रेश वाटर होती हैं, लेकिन ये जो मैरीन बोनी फिशेस हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ये इनके एंसेस्टर्स अभी तक फ्रेश वाटर्स में रहते हैं। ये उन एंसेस्टर्स के डिसेंडेंट्स हैं, ये उनकी जा औलाद हैं। ये किसी तरीके से माइग्रेशन करके सीज और ओशंस में पहुंच गई। अब इनको वहाँ पे हाइपरटोनिक कंडीशंस का सामना है। सीज और ओशंस के अंदर हाइपरटोनिक कंडीशंस हैं, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है, बहुत ज़्यादा साल्ट है, तो ये उसके साथ टैकल कैसे करती हैं। एक तो ये कि ये दे डू ड्रिंक वाटर, ये पानी को पीती हैं, और पानी तो अब साल्टी है, फिर उसके साथ क्या करेंगी, ये अपने गिल्स के ज़रिए साल्ट को एक्टिवली रिमूव कर देंगी। गिल्स के ज़रिए साल्ट्स को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए रिमूव कर देंगी। ये अपनी स्किन के ज़रिए साल्ट्स को एक्टिवली रिमूव करेंगी, और इसके अलावा ये यूरिन जो पैदा करेंगी वो कंसनट्रेटेड यूरिन होगा, यानी उसके अंदर भी साल्ट कंसनट्रेशन भरपूर होगी। आप देखें पानी पीना इनके लिए क्यों ज़रूरी है। ये पानी क्यों पीती हैं, इसलिए कि ये चूँकि हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रह रही हैं, बाहर सोल्यूट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो इनकी स्किन से जो पानी है वो पैसिवली खुद ब खुद रिमूव होता रहता है, एग्जिट करता रहता है। क्यों एग्जिट करता रहता है, क्योंकि बाहर हाइपरटोनिक है, वाटर हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपर की तरफ मूव करता है, तो इनकी स्किन से वाटर, इनकी स्किन से, गिल से पानी निकलता रहता है, तो उस पानी की कमी को कंपनसेट करने के लिए पानी पीती हैं। लेकिन उस पानी के अंदर साल्ट्स हैं, उन साल्ट्स के साथ ये क्या करती हैं, उनको गिल्स से, स्किन से, यूरिन के ज़रिए रिमूव कर देती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेश वाटर फिशेज़, ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर फिशेज़। वो फिशेज़ जो फ्रेश वाटर फिशेज़ हैं वो क्या करती हैं, बल्कि फ्रेश वाटर एनिमल्स मुझे लिखना चाहिए, क्योंकि फिशेज़ के अलावा यहाँ पे फ्रेश वाटर के अंदर प्रोटोजोआ हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, और जोआ का मतलब होता है एनिमल, यानी ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में हैं, बट दे आर एनिमल लाइक। इसमें एग्जांपल है हमारे पास अमीबा की, इसमें एग्जांपल है हमारे पास पैरामीशियम की। ये जो अमीबा और पैरामीशियम है ये फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स हैं। इनके सेल्स के अंदर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या है, बल्कि इससे पहले मुझे बताना चाहिए था कि फ्रेश वाटर एनिमल्स को चैलेंज क्या दरपेश है, फ्लडिंग ऑफ वाटर। पानी की बड़ी कसरत है, पानी बाहर से खुद ब खुद एंटर हो रहा है बॉडी के अंदर, पैसिवली एंटर हो रहा है। तो ये आप क्या करते हैं, जो प्रोटोजोआ है ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल रखते हैं, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में उस एक्स्ट्रा या एक्सेस वाटर को स्टोर करते रहते हैं और फिर बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं। हम फ्रेश वाटर फिशेज़ की अगर बात करें तो फ्रेश वाटर फिशेज़ डू नॉट ड्रिंक वाटर, पानी नहीं पीती हैं। मछलियाँ दरियाओं झीलों में पानी नहीं पीती, रहती पानी में है लेकिन पानी नहीं पीती। फिर पानी की कमी को कैसे पूरी करती हैं, इनकी स्किन और इनके गिल्ड से मुसलसल पानी एंटर हो रहा होता है, क्योंकि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट से पानी खुद ब खुद पैसिवली स्किन के अंदर आ रहा है, गिल्स के अंदर आ रहा है, तो फ्लडिंग ऑफ वाटर है, पीने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो एक्सेस वाटर है उसके साथ ये क्या करती हैं, उस वाटर के साथ ये क्या करती हैं, ये लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन पैदा करती हैं और वो यूरिन डाइल्यूट होता है। इस तरीके से वो उस एक्सेस वाटर से ये छुटकारा हासिल कर लेती हैं। यहाँ पर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्राम है हमारी बुक में बनी हुई, एक
मैरीन फ़िश और एक फ्रेश वाटर फ़िश का कंपैरिजन दिया गया है। जो मैरीन फ़िश है वो खासी ऐसे मोटी सी बनाई गई है, जबकि जो फ्रेश वाटर फ़िश है वो ज़रा स्मार्ट सी बनाई गई है। ये स्मार्ट क्यों होती है, हम इसका कंपैरिजन आपको देते हैं। अच्छा जी, ये मैरीन फ़िश है यानी समंदरी मछली है, मोटी सी मैरीन फ़िश, और ये फ्रेश वाटर फ़िश है। देखें स्मार्ट सी फ्रेश नज़र आ रही है, फ्रेश वाटर फ़िश है। ये फ्रेश वाटर फ़िश है और ये मैरीन फ़िश है। सबसे पहली बात, ये हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रह रही है, इसलिए इसकी स्किन से और इसके गिल्द से पानी जो है वो पैसिवली वाटर जो है वो रिमूव हो रहा है, पैसिवली वाटर आउट जा रहा है स्किन से, क्योंकि बाहर एनवायरनमेंट कैसा है, हाइपरटोनिक। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बाहर एनवायरनमेंट कैसा है, हाइपरटोनिक है। ये जो फ़िश है जो कि फ्रेश वाटर में रह रही है, अब बाहर एनवायरनमेंट कैसा है, हाइपोटोनिक है। तो यहाँ पे पानी मुसलसल इसकी स्किन के अंदर पैसिवली एंटर हो रहा है, पानी खुद ब खुद दाखिल हो रहा है। क्यों दाखिल हो रहा है, क्योंकि बाहर हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक से हाइपर की तरफ पानी खुद ब खुद जा रहा है, वाटर हायर पोटेंशियल से लो की तरफ, जिधर साल्ट कम है उधर से जिधर साल्ट ज़्यादा है उधर को खुद ब खुद जा रहा है। अब चूंकि इसकी स्किन से पानी निकल रहा है तो इसको पानी पीना पड़ता है। ये जो फ़िश होती है ये ड्रिंक वाटर, ये ड्रिंक्स वाटर, ये पानी पीती है, यानी मैरीन फिशेस को पानी पीना पड़ता है। अब इनकी स्किन में खुद ही पानी आए जा रहा है तो ये नहीं पीती, ये वाली जो फ़िश है ये पानी नहीं पीती। अच्छा, अब इसका पानी तो निकल गया और पानी चूँकि पी रही है तो उसके अंदर साल्ट आ रहे हैं। उन साल्ट से कैसे निजात हासिल करनी है, ये यूरिन पैदा करेगी, कंसनट्रेटेड यूरिन पैदा करेगी और स्कैंटी अमाउंट में, थोड़ी मिकदार में यूरिन, क्योंकि पानी ना ज़ाया हो जाए, थोड़ा पानी उसमें बहुत ज़्यादा साल्ट मिला के कंसनट्रेटेड यूरिन पैदा करेगी। और इसका जो यूरिन होगा वो किस तरह का होगा, वो लार्ज अमाउंट में होगा और वो डाइल्यूट होगा। क्यों डाइल्यूट होगा, क्योंकि वाटर की फ्लडिंग है, पानी मुसलसल आ रहा है, तो उस पानी को बॉडी से रिमूव करने के लिए ज़्यादा मिकदार में यूरिन पैदा किया जाएगा और वो डाइल्यूट होगा। हम गिल्स की बात करें तो ये गिल्स से एक्टिवली आउट करते हैं साल्ट्स को, क्योंकि इनमें साल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। और ये जो फिशेस है ये गिल्स की मदद से आउट करती हैं एक्टिवली वाटर को, क्योंकि इनमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा है। तो ये मेरे ख्याल है 5 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सबसे पहले पानी यहाँ से खुद ब खुद निकल रहा है, यहाँ पे पानी खुद ब खुद एंटर हो रहा है। चूँकि पानी निकल रहा है तो इन्हें पानी पीना पड़ता है, पानी आ रहा है तो पानी नहीं पीना पड़ता है। अब पानी चूँकि निकल रहा है तो यूरिन कैसा होगा, कंसनट्रेटेड और थोड़ी मिकदार में। चूँकि पानी आ रहा है तो यूरिन कैसा होगा, लार्ज और डाइल्यूट मिकदार में। इसके अलावा मैं बता रहा था गिल्स के हवाले से कि गिल चूँकि साल्ट बहुत ज़्यादा है तो ये एक्टिवली साल्ट्स को रिमूव करेंगे, और यहाँ पे चूँकि पानी बहुत ज़्यादा है तो ये एक्टिवली पानी को रिमूव करेंगे। ये डिफरेंसेस हैं फ्रेश वाटर फिशेस के और मैरीन फिशेस के, बहुत इंपॉर्टेंट ये डिफरेंसेस हैं जो आपको माइंड में रखने हैं। नेक्स्ट, ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स में लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है एनिमल्स लिविंग एट टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, या एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड। वो एनिमल्स जो ज़मीन पर रहते हैं, जो लैंड एनिमल्स हैं, उनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है। भाई लैंड के बारे में या टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के बारे में कहा जाता है कि ये खासा हार्श एनवायरनमेंट है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, सनलाइट है, बड़ा सीरियस इशू है, डिहाइड्रेशन का बड़ा इशू है। एनिमल्स की बॉडी के अंदर पानी जो है वो कम पड़ जाता है, पानी रिमूव हो जाता है। तो इस डिहाइड्रेशन मींस डिहाइड्रेशन इज़ द मेन चैलेंज वाइल लिविंग एट द टेरेस्ट्रियल कंडीशन, वाइल लिविंग एट द लैंड कंडीशंस। तो व्हाट एनिमल्स डू वाइल लिविंग एट द लैंड कंडीशंस। 2 तरह के एनिमल्स हाईली सक्सेसफुल हैं टेरेस्ट्रियल और लैंड एनवायरनमेंट के अंदर। हम उन दोनों को देखते हैं कि वो किस तरह से सक्सेसफुल हैं। एक है आर्थ्रोपोड्स, बड़े सक्सेसफुल हैं, और दूसरे वर्टिब्रेट्स बड़े सक्सेसफुल हैं। आर्थ्रोपोड्स कैसे सक्सेसफुल हैं जी, आर्थ्रोपोड्स की बॉडी के बाहर एक शेल होता है जो कि इनका एक्सोस्केलेटन होता है। ये इनकी बॉडी से वाटर को रिमूव नहीं होने देता, वाटर को प्रोटेक्ट करता है, वाटर की ट्रांसपायरेशन को रोकता है, बल्कि ट्रांसपायरेशन ही परस्पायरेशन या इवेपोरेशन ऑफ वाटर को रोकता है। ये जो वर्टिब्रेट्स है, ख़ास तौर पे मैमल, इनकी बॉडी के बाहर स्किन होती है। स्किन क्या है, एक मल्टी लेयर्ड है,
आपको पता है स्किन की ढेर सारी लेयर्स होती हैं, जैसा कि एपिडर्मिस है, डर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, और ये डेड होती है। हमारी जो स्किन है जो कि कैराटिनाइज्ड है, जो कि कैराटिन प्रोटीन की बनी हुई है, ये डेड होती है, यानी मल्टी लेयर्ड है, डेड है और कैराटिनाइज्ड स्किन है। ये स्किन वाटर को बहुत ज़्यादा इवेपोरेट नहीं होने देती, पानी को बहुत ज़्यादा रिमूव नहीं होने देती। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये जो एनिमल्स हैं जो लैंड के ऊपर रहते हैं, दे कैन ड्रिंक वाटर, ये पानी पी भी सकते हैं। जब पानी की बेतहाशा कमी हो जाए तो वाटर सोर्स पे जाए, पेशी लें, इंजॉय कर लें। इसके अलावा ये ऐसी फूड्स खाते हैं जिसके अंदर वाटर क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ये ऐसी फूड्स खाते हैं जिनके अंदर वाटर क्वांटिटी ज़्यादा होती है। कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो कभी भी पानी नहीं पीते, बल्कि वो ऐसी फूड खाते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वो उन कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी बॉडी मेटाबॉलिज्म के अंदर जाके ब्रेक करते हैं और उससे पानी प्रोड्यूस कर लेते हैं। ऐसी हम इस फिनोमेना को कहते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। लफ्ज़ एनहाइड्रोबायोसिस ग्रीक लैंग्वेज का है, जिसका मीनिंग क्या है? एन का मतलब होता है विदाउट, और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और बायोसिस का मतलब होता है लाइफ, लिविंग विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। एनिमल्स, देयर आर सम एनिमल्स विच हैव द एबिलिटी to survive without drinking water ever. They eat the foods consisting of carbohydrates. They eat that food and they break the carbohydrates in their body metabolism and produce the water which is needed to them. इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल है हमारे पास कैंगरू रैट। कैंगरू रैट इसे इसलिए कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स लिख देते हैं कैंगरू एंड रैट, ये नहीं करना। कैंगरू रैट एक ही एनिमल का नाम है। ये छोटी सी चूहिया होती है, एरिड एनवायरनमेंट्स में रहती है, डेजर्ट्स के अंदर रहती है, हमारे यहाँ भी पाई जाती है। इसकी अगली टांगें छोटी और पिछली ज़रा लंबी होती, कैंगरू की तरह, आपको पता होगा। ये ऐसे छलांगे मार के चलती है, तो इसलिए इसको कैंगरू रैट कहा जाता है। ये बिना पानी पिए सरवाइव कर सकती है। ये क्या खाती है? ये ऐसी फूड खाती है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कसरत से होते हैं। उन कार्बोहाइड्रेट्स को अपने बॉडी मेटाबॉलिज्म के अंदर ये ब्रेक करती है और उससे पानी पैदा कर लेती है। तो ये टेरेस्ट्रियल और लैंड एनिमल्स के अंदर हम ज़रा समरी देखेंगे। हमारे लेक्चर की समरी क्या है? हमने ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स देखा। हमने कहा एनिमल्स को ज़्यादा क्रिटिकल ऑस्मो रेगुलेशन चाहिए होता है क्योंकि इनके सेल्स के बाहर सेल वाल नहीं होती, ये सेल डैमेज हो सकते हैं अगर ऑस्मो रेगुलेशन ना करें। एनिमल्स ऑस्मो रेगुलेशन के लिहाज से दो तरह के थे, ऑस्मो कन्फार्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स में एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स आए, और ऑस्मो कन्फार्मर्स में मैरीन इनवर्टिब्रेट्स और कुछ वर्टिब्रेट्स जैसे कि हैग फिश। ऑस्मो कन्फार्मर्स की डिस्ट्रीब्यूशन नैरो होती है जबकि ऑस्मो रेगुलेटर्स की वाइड होती है। ऑस्मो रेगुलेटर रेगुलेट करते हैं जबकि ऑस्मो कन्फार्मर्स रेगुलेट नहीं करते। उसके बाद हमने देखा ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन एनवायरनमेंट। मैरीन एनवायरनमेंट में कार्टिलेजनस फिशेस में देखा, वो किडनीज रखती हैं कंसनट्रेटेड यूरिन पैदा करने के लिए, वो गिल्स से साल्ट्स को रिमूव करती हैं, वो रेक्टल ग्लैंड्स से करती हैं, वो यूरिया को स्टोर करके जो सोल्यूट कंसनट्रेशन है उसे मेंटेन कर लेती हैं, वो ट्राई मिथाइल एमाइन ऑक्साइड को रख के उससे मेंटेन कर लेती हैं। जो बोनी फिशेस हैं वो कहा जाता है कि उनके एंसेस्टर्स फ्रेश वाटर थे, वो डिसेंडेंट्स हैं उनके, और वो जब मैरीन में चले गए, मैरीन में तो हाइपरटॉनिक होता है जबकि उनके एंसेस्टर हाइपोटॉनिक से कर लेते थे मैनेज। तो अब वो क्या करती हैं, वो पानी पीती हैं और जो साल्ट्स हैं उनको एक्टिवली रिमूव करती हैं यूरिन के रास्ते, स्किन और गिल्स के रास्ते, और कंसनट्रेटेड यूरिन पैदा करती हैं। फिर हमने देखा जो फ्रेश वाटर फिशेस है, फ्रेश वाटर फिशेस क्या करती हैं, हाइपोटॉनिक एनवायरनमेंट में होती हैं और फ्लडिंग ऑफ वाटर उनको होता है, तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन पैदा करेंगी और यूरिन डाइल्यूट होगा, और इस तरीके से वो प्रोटोजोआ जो फ्रेश वाटर में होते हैं, अमीबा और पैरामीशियम, इनमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो वाटर रिमूवल के लिए होता है। फिर हमने लास्ट पे देखा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जिसमें हमने कहा कि आर्थ्रोपोड्स और वर्टिब्रेट्स। आर्थ्रोपोड्स के बाहर शेल होता है, वो प्रोटेक्ट कर लेते हैं, वो पानी को कंजर्व कर सकते हैं। वर्टिब्रेट्स के बाहर स्किन होती है जो मल्टी लेयर्ड है, डेड है, कैराटिनाइज्ड है, पानी को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। और फिर ये कि वो पानी पी सकते हैं, इधर उधर जाकर वाटर सोर्स से दे कैन ड्रिंक द वाटर। और फिर वो फूड ऐसी खाते हैं जिनके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। लास्ट पे हमने देखा कैंगरू रैट जो कि एनहाइड्रोबायोसिस भी कर सकता है। और भी कई एनिमल्स हैं जो पानी पिए बिना सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे राइस बीटल्स जो होती हैं, दे नेवर ड्रिंक वाटर। भाई चावलों के अंदर रहती है, चावल खुद ब खुद स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको खाती हैं और बॉडी के अंदर ले जाकर
उनको तोड़ के उनसे पानी बना लेती हैं। तो राइस बीटल्स भी पानी का भी नहीं। तो इस फिनोमेना को एनहाइड्रोबायोसिस मींस लिविंग विदाउट ड्रिंकिंग वाटर एवर। इसकी दूसरी एग्जांपल थी कैंगरू रैट। और लास्ट पे हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए। आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। हम आपके लिए कंसेप्ट बेस्ड बायोलॉजी लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपने होस्ट अमजद उमर रांझा को इजाज़त दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।